नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब करते हैं खबरों की शुरुआत। तो देश में आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है। अनलॉक 2 का आज पहला दिन है। अनलॉक 2 में स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे और इसके बाद राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक रहेगी। हालांकि वंदे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। लेकिन अनलॉक 2 में मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम, बार बंद रहेंगे। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियां और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है। और आज ही से चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन चारधाम यात्रा में अभी सिर्फ उत्तराखंड राज्य के ही लोगों को जाने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में रहने वालों को यात्रा की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही यात्रा के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ की वेबसाइट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मिले पास के साथ फोटो आईडी और उत्तराखंड निवास स्थान प्रमाण पत्र भी रखना जरूरी होगा। चारों धामों में श्रद्धालुओं को एक रात रुकने की परमिशन दी जाएगी। तो आज से उत्तराखंड के कई और मंदिर भी खुल रहे हैं, जिनमें अल्मोड़ा का पौराणिक जागेश्वर धाम मंदिर भी खुल रहा है। जागेश्वर धाम मंदिर में सिर्फ जिले के श्रद्धालु पास लेकर दर्शन पूजन के लिए पहुंच सकते हैं। नैनीताल का नैना देवी मंदिर, हनुमानगढ़ी और कैची धाम मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए आज से खोल दिए गए हैं। और अनलॉक 2 को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश हैं, किस तरह से इसका पालन करवाया जाएगा, बातचीत करने के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अनलॉक 2 की आज से शुरुआत हो गई है और एक शुरुआत और हुई है चारधाम यात्रा को लेकर। किस तरह से इस गाइडलाइन को फॉलो करवाया जाएगा? चूंकि चारधाम यात्रा अभी सिर्फ राज्य भर के लोगों के लिए ही है, तो रुकने की भी व्यवस्था सिर्फ एक दिन की होगी। तो किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को लागू अनलॉक 2 में किया जाएगा? बिल्कुल नीलू, एक बड़ी राहत और एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से यहाँ पर चारधाम यात्रा की शुरुआत आज 1 जुलाई से हो रही है और इसमें राज्य के यात्री दर्शन कर पाएंगे। जो आपने कहा कि एक रात रुकने की परमिशन होगी, ये जरूर एक चैलेंज रहेगा कि जैसे केदारनाथ में आपको पैदल जाना होता है गौरीकुंड से लेके, तो फिर आप वहाँ कैसे रुकेंगे? आपको जाके दर्शन करके या तो वापस आना होगा। वहाँ रुकने की फिलहाल कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जिस तरह केदारनाथ के विधायक से हमारी बातचीत हुई थी, तो आपको दर्शन करना होगा, वापस आना होगा। बद्रीनाथ में 1200 का नंबर रखा गया क्योंकि रोड साइड पे मंदिर है। केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में 400 यात्रियों के लिए दर्शन हो सकेंगे। और खासतौर पर इसके लिए रोडवेज की तरफ से व्यवस्थाएं की है। ऋषिकेश अब केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए बसेस चलेंगी, रोडवेज की तरफ से बसेस चलाई जाएंगी। तो जो चारधाम यात्रा एक पहचान है, मठ मंदिरों का प्रदेश है, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। तो मंदिरों के कपाट अब यहाँ पर कपाट भले ही पहले खुले थे, लेकिन दर्शन अब श्रद्धालुओं को हो सकेंगे। तो चारधाम यात्रा एक बड़ी शुरुआत राज्य के लिहाज से, राज्य के यात्रियों के लिहाज से। इसके अलावा जिस तरीके से आपने बात की कि अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम भगवान शिव का धाम है, वहां पर फिलहाल जिले के लोग दर्शन कर पाएंगे। एक हफ्ते बाद तय होगा, क्योंकि सावन की शुरुआत भी होनी है, तो एक हफ्ते बाद तय होगा कि राज्य के श्रद्धालुओं के लिए वहां दर्शन खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। इसके अलावा चितई गोलजू का जो जाना माना प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर को भी खुलने में अभी 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। इसके अलावा नैनीताल में नैना देवी, नैनीताल में कैची धाम जो जाना माना प्रसिद्ध मंदिर है, वो वहां पर भी आज से दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। इसी तरीके से तमाम देहरादून, अगर राजधानी की बात करूं तो देहरादून में भी धार्मिक स्थल खोलने की परमिशन आज से प्रशासन ने दे दी है। इसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेस्टोरेंट आज से खुलेंगे, मॉल्स यहाँ पर खुलेंगे। दीपांकर, शायद आप भी किसी मंदिर के बाहर ही खड़े हैं और वहां पर क्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? क्योंकि आपने बताया कि देहरादून में भी आज ही से जो तमाम मंदिर हैं, मस्जिद हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो खुल रहे हैं। तो लोग वहां पर पहुंचने शुरू हुए, क्योंकि इतने दिन के बाद अब कपाट खुलने शुरू हुए हैं मंदिरों के। बिल्कुल नीलू, लगभग 100 दिन के बाद 22 मार्च के लॉकडाउन के बाद अब दर्शनों के लिए यहाँ पर कपाट खुले और मंदिर में सुबह 7 बजे अभी यहाँ पर भक्त गिने चुने 1-2 भक्त इक्का दुक्का नजर आए, लेकिन उम्मीद है, यहाँ पर मेरे साथ पंडित जी मौजूद हैं, लगभग 100 दिन के बाद दर्शनों के लिए मंदिर खुला है, लेकिन भक्त अभी नजर नहीं आ रहे। कोई भी भक्त मंदिर में अभी तक नहीं आ रहे हैं।
अभी हमने वैसे मंदिर खोला नहीं है, पूरी तरीके से हमने मंदिर नहीं खोला है। जो भक्त आ रहे हैं हमने सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था कर रखी है। तो आपको लगता है कि भक्त आएंगे? भक्त वैसे तो आना मुश्किल है, कोई भक्त वैसे मंदिर में आने से डर रहे हैं, तो इक्का दुक्का तो आ ही रहे हैं। एक हफ्ते बाद लगभग या 10-15 दिन के बाद पूर्णमासी से माने तो सावन की शुरुआत, और संक्रांति से माने तो लगभग 15 दिन बाद सावन की शुरुआत होगी। आपको लगता है कि सावन में आएंगे भक्त निकल? सावन में तो काफ़ी भक्त आएंगे मंदिरों में, वैसे पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में आएंगे भक्त वैसे सावन में। तो नीलू, आप देख सकते हैं कि मंदिर अभी देहरादून में भले ही खोल दिए गए हैं, धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, लेकिन मंदिरों में सुबह जिस तरह दर्शनों के लिए भीड़ रहती है वो अभी नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं मंदिरों में जो समितियां हैं, मंदिर समितियां, उनके मन में भी थोड़ा डर अभी है, और आम लोगों को भी अभी थोड़ा डर है कि हम जाएंगे कहीं ऐसी स्थितियां ना हो कि कोरोना फैले या संक्रमण फैलने की स्थितियां रहे। लेकिन कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा काम फिलहाल राज्य के लिए आज ये कि चार धाम यात्रा, जिसे आप अपनी पहचान से जोड़ते हैं, जिसे उत्तराखंड के पर्यटन से जोड़ा जाता है, जिसे यहाँ की संस्कृति से जोड़ा जाता है, जो यहाँ की परंपराओं से जुड़ी है, उसकी शुरुआत राज्य के यात्रियों के लिए। और उम्मीद है कि अगर हालात ठीक रहे, जिस तरह कोरोना का नंबर उत्तराखंड में कम हो रहा है, तो आने वाले दिनों में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करेगी तो दूसरे राज्य के लोग भी दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, तो चार धाम यात्रा की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन राज्य भर के लोग ही यहाँ पर पहुंचेंगे, और वो भी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाकर। और उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से दीपांकर आप भी बता रहे हैं, कि मामले जिस तरह से कम होते जाएंगे तो शायद बाहर के राज्यों से भी परमिशन मिल जाए यहाँ पर पर्यटकों को आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर दिल्ली देहरादून पंतनगर की फ्लाइट का शेड्यूल अब बदल दिया गया है। जो फ्लाइट आज सुबह 7:20 पर दिल्ली पहुंची, वो अब सुबह 8 बजे पंतनगर जाएगी। वहीं पंतनगर से देहरादून के लिए सुबह 10:30 बजे फ्लाइट उड़ान भरेगी। फिर दिल्ली के लिए फ्लाइट 11 बजे रवाना होगी, और फिर दिल्ली से दोपहर 1:50 पर दून और 2:30 बजे वापसी वहां से करेगी। फिर शाम को दिल्ली से 7:10 पर दून ये पहुंचेगी फ्लाइट, और फिर शाम को 7:50 पर वापस दून से दिल्ली के लिए फ्लाइट आएगी। वहीं मुंबई से एक दिन छोड़कर एक दिन फ्लाइट चलाई जाएगी। और बाबा रामदेव की दवा अब इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बिक सकेगी, और दवा बेचने को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही क्लिनिकल ट्रायल को भी मंजूर कर लिया गया है। हालांकि कोरोना की दवाई के तौर पर यह नहीं बिकेगी। आयुष विभाग ने कहा कि कोरोना के दावे और लेवल के साथ दवा को नहीं बेचा जा सकेगा। उत्तराखंड आयुष विभाग ने ही बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी को 3 दवाई बनाने का लाइसेंस दिया था, जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती थी। हालांकि इसमें नई बात यह भी है कि अब नियमों के तहत रामदेव को दवा के क्लिनिकल ट्रायल की भी मंजूरी मिल जाएगी। यानी अब रामदेव ने जो 3 दवा लॉन्च की थी वो बिकेगी, लेकिन सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। कि अगर उनको क्लिनिकल ट्रायल वगैरह करना है तो भारत सरकार का कोई पत्र आया, पहले गजट आया, तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि उसके हिसाब से प्रक्रिया के आधार पे आप जो है अप्लाई करिए भारत सरकार में क्लिनिकल ट्रायल के लिए। और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमने कभी यह दावा नहीं किया था कि कोरोना वायरस की दवाई हमने बनाई है। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा का एडवांस स्तर पर कॉम्बिनेशन बनाया, और वो जब कोरोना वायरस के मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया तो उससे कोरोना वायरस के मरीज ठीक भी हुए। हमने कोई ये दावा नहीं किया कि हम कोरोना की दवाई बना रहे हैं। हमने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए लाइसेंस दिया था और उसी के लिए ये बनाया भी है। औषधियों का क्या किया कि उन कंपाउंड के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई, हम कह रहे हैं कि जो दवाई बनाई थी वो क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के रोगी ठीक हो गए। और रामदेव की दिव्य योग फार्मेसी में ड्रग इंस्पेक्टर हरिद्वार के निरीक्षण के दौरान कोरोनिल टैबलेट के लेवल पर कोरोना वायरस का छायाचित्र भी बना पाया गया है। जबकि दिव्य योग ट्रस्ट ने स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजे अपने जवाब में लेवल पर कोरोना वायरस का छायाचित्र होने से इनकार किया था। स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अधिकारी वाईएस रावत ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा फार्मेसी से 3 दवाओं के सैंपल लिए गए, जिन्हें लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है।
लेबल क्लेम पे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर कल वहाँ फैक्ट्री में गए थे इनकी, जिसके लिए हमने दिव्य फार्मेसी में, जिसमें हमने लाइसेंस दिया है, उन्होंने कल इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन में उन्होंने भी पाया है कि लेबल क्लेम पे कोरोना का चित्र बना हुआ टैबलेट, कोरोनिल के लेबल क्लेम पे, कोरोनिल का जो टैबलेट है उसके क्लेम पे वो बाहर जो है कोरोना का चित्र बना हुआ है, जिसको उन्होंने भी उनको कह दिया है हटा दें, और वो रिपोर्ट मुझे भेज रहे हैं और हम भी उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, और कल हम उनको इस तरह का पत्र जारी कर देंगे कि उसको हटाते हुए आप अपना निर्माण करें। और इंडिकेशन और जो उस दवा के जो दवा जिस उद्देश्य के लिए, जिन बीमारियों, जिन लक्षणों के लिए, या जैसे इम्यूनिटी के लिए, खांसी बुखार के लिए दी गई है, उसी का ही उल्लेख करें। वहीं रामदेव की कोरोना की दवा बनाने का मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया। हाईकोर्ट ने रामदेव की कोरोनिल दवा पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और केंद्र से अपना पक्ष रखने को कहा। अब आज इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। याचिका में दवा को बाजार में बैन करने की मांग की गई थी। और चार धाम देवस्थानम एक्ट पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के बाद अब राज्य सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है। सरकार ने अपने एक्ट को सही बताते हुए कोर्ट में बद्रीनाथ समेत अन्य मंदिरों के धार्मिक महत्व और हिंदू धर्म के बारे में जानकारी दी। तो केदार सभा के तीर्थ पुरोहितों के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि ये एक्ट मंदिरों के उद्धार के लिए नहीं, बल्कि राजनेताओं और अधिकारियों के उद्धार के लिए बनाया गया है। बद्रीनाथ धाम की हिस्ट्री और हिंदूज़ की डेफिनेशन वगैरह चीज़ें कोर्ट के सामने रखी है। हमने ऑलरेडी प्लीड किया हुआ है कोर्ट के सामने कि आर्टिकल 25 का कोई वायलेशन नहीं है। बाय दिस एक्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नॉट क्रिएटेड एनी इम्पेडिमेंट और एनी वायलेशन ऑफ द रिलीजियस फंक्शंस ऑफ द हिंदूज़। और चमोली के गैर बारम गांव में आतंक मचाने वाले गुलदार को नरभक्षी घोषित कर दिया गया और गुलदार को खत्म करने के लिए 2 शिकारियों को भी तैनात कर दिया गया है। प्रसिद्ध शिकारी जॉय हकील और लखपत सिंह रावत को गांव में तैनात कर दिया गया है। कल देर शाम गांव में 11 साल की बच्ची को गुलदार ने निवाला बनाया था, जबकि 1 महीने पहले 4 साल के बच्चे को शिकार बनाया था, जिसके बाद ही ग्रामीण इसे मैन ईटर घोषित करने की मांग कर रहे थे। लखपत सिंह रावत जो है यहाँ पे शिकारी है, उनसे भी बात कर ली है, और जो पौड़ी में जो जॉय हैं उनसे भी बात कर ली कि आप आइए और इसको तत्काल शूट करने की कार्रवाई करेंगे। और उधम सिंह नगर के जसपुर बाजार में सरेआम एक युवक ने एक मजदूर पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग मजदूर की जान चली गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस दौरान एक युवक मजदूर के दोनों हाथ पकड़ उसे सड़क पर घसीटता रहा, जबकि दूसरा युवक उस पर चाकू से वार करता रहा। बाजार पुलिस चौकी से महज 100 कदमों की दूरी पर हुए इस हमले में अब लोगों में डर का माहौल है। और रामनगर में एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है और बच्ची का मेडिकल भी कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पड़ोस का युवक उस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया, तब किसी पड़ोसी ने उसे देख लिया, जिस पर आरोपी युवक बच्ची को छोड़ वहां से भाग निकला। एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला आया है, जिसमें भी एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। विवेचना उसकी की जा रही है। इसमें आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। और मौसम की बात करें तो उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें 3 जुलाई से पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक फिलहाल गढ़वाल रीजन में बारिश के आसार कम है, लेकिन 3 जुलाई के बाद गढ़वाल रीजन में भी अच्छी खासी बारिश मिलने की संभावना है। विक्रम सिंह कहते हैं कि 23 जून से उत्तराखंड में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी थी। इस दौरान कुमाऊं के क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। निदेशक के मुताबिक 3 जुलाई से पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। 3 तारीख से आगे लेकिन आप देखेंगे कि जो आपकी एक्टिविटी है वो सही हो जाएगी और पूरे प्रदेश में फिर जो है जो रेन है ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम मिलेगी और साथ में जो हैवी रेन्स भी है 3 तारीख से मैं बोलूँगा कि जो है जो हमारे इधर देहरादून टेहरी इनको भी आप ले सकते हैं, इनमें भी हैवी की संभावना 3 तारीख को है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर जिला अस्पताल का एम्बुलेंस ड्राइवर ही कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसके बाद जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव पाया गया ड्राइवर कोरोना मरीजों को ले जाया करता था। अब स्वास्थ्य विभाग के लोग एम्बुलेंस ड्राइवर के टच में आने वाले लोगों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं।
चालक हमारा ये एम्बुलेंस चलाता था, हो सकता है उसमें कोई केस इधर ट्रांसपोर्टेशन होने में उसको कहीं संक्रमण हो सकता है। कुछ ट्रैवल हिस्ट्री लगी है सर हाथ? उसकी ट्रैवल हिस्ट्री का अभी कोई ऐसा नहीं है। और कोरोना काल में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए 4 फॉर्मेट तैयार किए हैं। इंतजार बस केंद्र सरकार के अप्रूवल का है। पहला फॉर्मेट है ऑफलाइन एग्जाम का है, तो दूसरा ऑनलाइन एग्जाम का फॉर्मेट बनाया गया है। तीसरा छात्रों को घर पर पेपर देकर एग्जाम कराने का फॉर्मेट है, तो लास्ट ऑप्शन छात्रों को प्रमोट करने का है। हालांकि प्रमोट सिस्टम में सिर्फ लास्ट ईयर के छात्रों के एग्जाम होंगे। ये चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, जो अच्छा से अच्छा होगा बच्चों के लिए वो किया जाएगा। और सारे सुझावों को हम भारत सरकार को भी भेज चुके हैं, और अब जैसे भारत सरकार की गाइडलाइन आएगी शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे फिर हम अपने मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करके फाइनल निर्णय किया जाएगा कि हम परीक्षाओं का स्वरूप क्या रहेगा, कैसे परीक्षाएं हो पाएंगी, उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटा गर्बयांग गांव किसी दौर में मिनी यूरोप कहा जाता था, लेकिन आज पूरी तरह से सुनसान है। आधे से अधिक परिवार इस गांव से पलायन कर चुके हैं, और जो हैं वो भी उन्हें हर समय एक डर बना रहता है। दस 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बसे गर्बयांग गांव में बीते कई दशकों से लगातार भूधसाव हो रहा है। साल 1976 में यहाँ के आधे से ज्यादा परिवारों को सितारगंज शिफ्ट कर दिया गया। इस गांव में ना तो संचार के साधन हैं और ना ही बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं का कोई ठिकाना है। लिपुलेख तक सड़क बनने के बाद ये इलाका पहली बार सड़क से जुड़ा है। हालांकि संचार के लिए यहाँ के लोग आज भी नेपाल पर निर्भर हैं, और एक कॉल करने के लिए इन्हें 6 किलोमीटर का सफर करके चियालेख पहुँचना पड़ता है। दिक्कत तो बहुत है यहाँ पे। 1976 में भूस्खलन हुई थी, उस समय धस गई थी थोड़ी थोड़ी करके, और फिर उसका पलायन हलन हो ही रहा है। और सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए कि पलायन हलन को रोके, यहाँ की विकास करे। फोन वोन का व्यवस्था नहीं है, ताकि लोग बाग फोन ऑन करे तो घर से तो काफी किलोमीटर दूर चल के आना पड़ता है। नेपाली नेटवर्क यूज किया जाता है जहाँ। चीनी हमले से पहले गर्बयांग गांव आर्थिक तौर पर काफी संपन्न था। तिब्बत के साथ होने वाले व्यापार का गर्बयांग केंद्र बिंदु हुआ करता था। ब्रिटिश हुकूमत में इसे मिनी यूरोप का दर्जा भी हासिल था। साल 1991 में इंडो चाइना ट्रेड तो बहाल हो गया, लेकिन वो खुशहाली यहाँ नहीं आ सकी। लिपुलेख सड़क बनने के बाद ये उम्मीद जरूर जगी है कि यहाँ से पलायन कर चुके परिवार घर वापसी करेंगे। लोगों ने सोलर लाइट्स का व्यवस्था किया हुआ है। अभी जो रोड का निर्माण कार्य बीआरओ के माध्यम से किया जा रहा है, उसके बनने के उपरांत उसमें और भी सुविधाओं का हम लोग प्रयास करेंगे, और वहाँ पर जो भूधसाव हो रहा है या जो कटाव हो रहा है उसके लिए भी रोकथाम के लिए हम कार्रवाई करेंगे। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत या दुर्भाग्य ये कहें कि ये गांव पूरा का पूरा खाली हो चुका है। इस गांव के सभी लोग पलायन कर चुके हैं। 1976 में इस गांव में भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद यहाँ के अधिकांश लोगों को सितारगंज में शिफ्ट किया गया था। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, गर्बयांग, पिथौरागढ़। भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप बैन कर दिए, और इस फैसले का योग गुरु रामदेव ने भी स्वागत किया है और कहा कि इस फैसले से देश को आर्थिक गुलामी से आजादी मिलेगी। मोदी सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स का बहिष्कार करके उस पर पूर्ण पाबंदी लगा के एक बहुत बड़े राजनीतिक साहस का कार्य किया है। इसके लिए उनका अभिनंदन करते हैं, और मैं सभी भारतवासियों से आह्वान करता हूं कि आइए अब सब अपने मोबाइल से इन चाइनीज ऐप्स को हटाइए। और चीन सीमा को जोड़ने वाले बद्रीनाथ माणा हाईवे पर स्थित लामबगड़ स्लाइड न सिर्फ आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, बल्कि सेना के वाहनों के लिए भी यहां हर साल बरसात शुरू होते ही न सिर्फ यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि सेना के लोग भी इससे परेशान हैं। 2016 में 98 करोड़ की लागत से लामबगड़ स्लाइड जोन का ट्रीटमेंट शुरू किया गया था, मगर यहां निर्माणदायी संस्था की सुस्ती के चलते आज भी काम पूरा नहीं हो पाया है। अभी लैंड ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इसलिए वैली साइड में जो भी काम है वो उनका चल रहा है। और अभी रिसेंटली जो डीजी MORTH से भी आकर उन्होंने विजिट भी किया था इस साइट का, कि इसमें और कितनी जल्दी से या फिर क्या और उपाय करने की आवश्यकता है।
कुमाऊं में एक और कोरोना टेस्टिंग लैब की शुरुआत हो चुकी है। नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में बने इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में अब कोरोना टेस्टिंग हो सकेगी। डीएम नैनीताल ने लैब की शुरुआत की है। अभी तक कुमाऊं में सिर्फ हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में ही लैब टेस्टिंग का काम होता था। IVRA हैज काइंडली कंसेंटेड कि वो आज से लैब संचालित कर रहे हैं और इनिशियली फॉर अ वीक, क्योंकि जो प्राइमिंग एक नई एक्टिविटी में टाइम लगता है, तो प्राइमिंग फेज जो है इनका 1 हफ्ता रहेगा। और नैनीताल के नहरी झील में लॉकडाउन के बाद से अभी तक नाव नहीं उतर पाई है। इससे नाव संचालकों पर असर पड़ने लगा है और पर्यटकों में भी निराशा देखने को मिल रही है। नैनीताल की खूबसूरत वादियों और ठंडी फिजाएं यहां आने वाले सैलानियों को तरोताजा कर देती हैं। यहां आने वाले सैलानी नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ लेना चाहते हैं, लेकिन बोटिंग के यादगार पलों से सैलानी अब भी दूर हैं। लॉकडाउन से बंद नावों का संचालन ना होने से पर्यटक बोटिंग का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, लेकिन काफी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले जब हम आते थे तो काफी रौनक रहती थी, यहाँ पे बोटिंग करते थे। अब बिल्कुल शांत है, कोई दिख नहीं रहे, इंसान भी नहीं दिख रहे ज्यादा, तो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा। कि पहले आते थे हम बोटिंग करते थे, लेकिन इस बार बोटिंग का मौका नहीं मिल पाया, तो इस बात का दुख है। अभी भी इंतज़ार है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का करेंगे। तो हमने सोचा था कि हम बोटिंग ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर अनलॉक हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोटिंग अभी नहीं है और मार्केट वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं लगे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सुनसान लग रहा है। हमें उतना इंजॉय हम नहीं कर पाए जितना हम पहले करते थे। नैनी झील में करीब 220 नावों का संचालन होता है, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी है। संचालन ना होने से पानी में पड़ी नाव अब खराब भी हो रही है, तो इससे जुड़े कारोबारियों की अब चिंता भी बढ़ने लगी है। सरकार से यही गुहार करते हैं कि मतलब हमारी नाव खोल दी जाए, जबकि पर्यटक यहाँ आ रहा है, 4 जने साथ में घूम रहे हैं, तो बोट में भी 4 जने बैठ सकते हैं। आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे इन नाव चालकों पर बड़ी मार इस साल पड़ी है। पर्यटन सीजन में नाव बंद पड़ी और संचालक अब सरकार से उम्मीद की बाट जोड़ रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार और देहरादून जिले में होने वाले संगठित अपराध के लिए खास रणनीति बनेगी और इसमें अन्य राज्यों की पुलिस से भी मदद ली जाएगी। गढ़वाल के आईजी के पद पर चार्ज लेते ही आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने इस बात का ऐलान किया। साथ ही कहा कि क्राइम ग्राफ कम करने के लिए तालमेल बढ़ाया जाएगा। कुमाऊं के आईजी बनाए गए अजय रौतेला ने उन्हें चार्ज सौंपा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।